हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। पार्ट 1 रिप्रोडक्टिव डिजीजेस के बारे में एसटीडीज में हमने गोनोरिया और क्लेमाइडिया पढ़ लिया था। अब हम बाकी की बची हुई डिजीज़ को इस पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिफिलिस से मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि हमारी गोनोरिया क्लेमाइडिया जो पहले मैंने पढ़ाई थी वो भी दोनों बैक्टीरियल थी, तो मैं बैक्टीरियल एक लास्ट एक सिफिलिस और ले लेते हैं। तो जो सिफिलिस है वो बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडम से होती है। और ये जो ट्रिपोनिमा पैलिडम है, पता है कैसा होता है? ये ना एक स्पाइरल बैक्टीरिया है, ऐसे ना जैसे स्प्रिंग होती है ना कॉइल्ड, इस तरह का बैक्टीरिया है ये। स्पाइरोकीट है ये, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मतलब अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसका एनवायरमेंट में बाहर कोई भी और अदर होस्ट नहीं है, ह्यूमन में ही इसका रिप्रोडक्शन होगा। अगर इसको जिंदा रहना है, अपनी जनरेशन्स ग्रो करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही ये है, तो इसीलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट है। सिफिलिस का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है। दोनों को ही मैं अपने पुराने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बता चुकी हूँ। एंट्री साइट कहाँ पे होगा, तो ज़्यादातर ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको पता है कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर इम्यूनिटी वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये बैरियर हैं जिनसे कोई भी पैथोजन एंट्री करने से पहले इनसे आमना सामना होता है। तो अगर इनको क्रॉस कर लेता है, अगर इनको घुस के अंदर चला जाता है, तो वो अपनी कॉलोनीज बनाने में सक्षम हो जाता है और हमें इन्फेक्शन हो जाता है। यानी कि इनकी एंट्री साइट स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन ही है सिफिलिस के बैक्टीरिया की। ये मतलब कि वो आपकी होस्ट के अंदर जब एंटर करेगा तो या तो स्किन के थ्रू एंटर करेगा, स्किन को भेद के करेगा, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन को तोड़ के क्रॉस करके करेगा बैरियर को। सिम्टम्स क्या होंगे? तो सिफिलिस बहुत खतरनाक है अगर ये अननोटिस रह जाए और इसका ट्रीटमेंट ना हो तो। और वैसे भी अननोटिस रहना तो इसका बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बच्चों जो इसके जो लक्षण होते हैं ना, बड़े मतलब लाइक ऐसे जादूगर टाइप के हैं। खुद ही आएंगे, इन्फेक्शन होगा तो, और खुद ही इसके जो लक्षण है ना वो थोड़े टाइम बाद अपने आप ही चले जाएंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे वहाँ से। तो जैसे कि अगर जब ये ट्रिपोनिमा पैलिडम इन्फेक्ट करेगा तो जब पहली बार जब दिखेगा इन्फेक्शन, जो सिम्टम्स दिखेंगे वो होंगे छोटी छोटी घमोरियों जैसे होंगे। और वो घमोरियाँ जो होंगी ना, उन घमोरियों में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब पेन होगा या बहुत ज़्यादा इचिंग होगा ना, खुजली भी नहीं होगी, सिंपल दाने दाने जैसे हो जाएंगे, छोटे छोटे स्मॉल रैशेज हो जाएंगे। तो ये प्राइमरी स्टेज है। जेनाइटल्स के आसपास भी स्मॉल रैशेज हो सकते हैं और ये 21 दिन या 28 दिन में अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि 4 हफ्ते तक ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट स्टार्टिंग में देखते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद अगर जरा सा भी उन्होंने आलस कर दिया डॉक्टर को दिखाने में, तो वो नहीं जाते हैं, तो वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। सेकेंडरी स्टेज में जो पहले छोटी छोटी घमौरियाँ दिख रही थी, छोटे छोटे रैशेज थे, अब वही रेड पैचेस जैसे दिखेंगे। और ये रेड पैचेस में हल्का सा इचिंग टाइप का हो सकता है और फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। जैसे फ्लू होने पर सिम्टम्स होते हैं, हेडेक है, आंखों में जलन होना है, ठीक है, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। और सोर थ्रोट होना है, गला पकड़ता है जैसे, और जैसे जुकाम में आपको रखता है खांसी का, फ्लू लाइक सिम्टम्स सेकेंडरी स्टेज में होंगे। अब इस समय पता है क्या कर रहा होगा ये सेकेंडरी स्टेज में? इस समय ये लीवर में, मसल में और लिम्फ में जाके मल्टीप्लाई कर रहा होगा। लिम्फ मतलब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ये चला जाएगा और वहाँ जाके ये अपनी जनरेशन बढ़ाई जा रहा होगा, रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहा होगा। और यहाँ पे आने के बाद ये जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, रेड पैचेज है, ये भी थोड़े टाइम बाद अपने आप ही वैनिश हो जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। और लेकिन अब ये चले जाएंगे सिम्टम, लेकिन भाई बैक्टीरिया नहीं जाएगा, बैक्टीरिया अभी भी आपकी बॉडी में, और वो अंदर तक घुस चुका है, लीवर, मसल, लिम्फ एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तक। तो अब वो लेटेंट स्टेज में आ जाएगा, मतलब हिडन स्टेज। लेटेंट स्टेज मतलब छुप गया, बाहर से कोई सिम्टम नहीं दिखाएगा, लेकिन बड़ी खतरनाक स्टेज है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बढ़ रहा है और अंदर ही अंदर वो आराम से रहेगा, घर बना के बिल्कुल परमानेंटली। मतलब 3 साल से 50 साल तक भी वो अननोटिस रह सकता है, कोई सिम्टम नहीं दिखा सकता है। तो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा इस समय पेशेंट। टर्शरी जो स्टेज है वो रेयर होती है,
ये 30% केस में इसमें न्यूरोसिफिलिस मतलब ये नर्व्स पे अटैक करेगी, नर्व्स पे मतलब ब्रेन पे, और सेरिबेलम, ब्रेन में सेरिबेलम पे अटैक करेगी मोस्टली। और सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराता है ना, बॉडी का पोस्चर बैलेंस वो रखता है। दैट मीन्स कि कोई भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पेशेंट नहीं कर पाएगा। जैसे कि चलना है तो कोऑर्डिनेशन में नहीं चलेगा, ऐसे लिम्पिंग करते हुए चलेगा, लड़खड़ाते हुए बोलेगा तो जुबान पे ऐसे जुबान लड़खड़ाते हुए बोलेगा। और उठना बैठना, जैसे मैं पेन से बड़ा स्मूथली लिख पाती हूँ, तो ये लिख रहे हैं तो वो पेन से ऐसे कहीं पेन चलाएगा कहीं पेन चल जाएगा। तो ये सब इस तरह के मूवमेंट होंगे, और डेफिनेटली इस तरह के मूवमेंट होंगे। तो हेलुसिनेशंस जैसा होगा, जैसे बहुत ड्रिंक करने के बाद हेलुसिनेशन होता है तो इंसान का अपने मसल्स पे नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रहता है ना, तो वो आड़ा टेढ़ा चलता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है कुछ का कुछ। तो इस तरह के लिम्पिंग मूवमेंट होंगे। और डेफिनेटली जब होंगे तो इस तरह के मूवमेंट, इस तरह की बॉडी में हरकतें होंगी तो पेशेंट को क्या इरिटेशन होने लगेगा, तो वो इरिटेटेड बिहेवियर हो जाएगा उसका। जब ये न्यू बॉर्न में अगर आए, जैसे कि वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू, तो इसे कंजेनाइटल सिफिलिस कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? कॉन्जेनाइटल सिफिलिस कहेंगे। इसका ब्लड टेस्ट के थ्रू ही पता कर सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में एंटीबैक्टीरियल लेके पेनिसिलिन के थ्रू हो जाता है। टर्शरी में बड़ा मुश्किल होता है इसको, क्योंकि टर्शरी में तो क्या है, आप क्या ट्रीटमेंट करोगे जब आपको सिम्टम ही नहीं आ रहे हैं तो, लेकिन बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि छोटे से छोटा भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा वायरस से होने वाले रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बीमारियां। यहाँ पे मैं आपको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस HSV के बारे में बताने वाली हूँ। पहले ये भी बड़ा ध्यान देने वाला और बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाली बात है कि जो वायरस है, ये अगर एक बार अटैक हो गया वायरस का, तो इसका तो ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। वायरस तो अपने आप ही जाएगा, ठीक है। और मोस्टली वायरस जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब आपकी बॉडी में ऑन्कोजीन्स होते हैं, कैंसर की सेल्स होती हैं, वो सोती रहती हैं, स्लीपर सेल्स के जैसे समझ सकते हैं, स्लीपिंग स्टेज में रहती हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको कोई आके प्रोवोक करेगा, उनको ट्रिगर करेगा, उनको कुछ बढ़ावा मिलेगा तो वो एक्टिव हो जाती हैं और कैंसरस सेल में बदल जाती हैं। तो जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना बच्चों बॉडी में, जो वायरस होते हैं ना, वो आपकी कैंसर सेल को सोते से जगा देते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसीलिए वायरल इन्फेक्शंस के लिए कहा जाता है कि ये कैंसर कॉजिंग भी है, मतलब इनसे कैंसर भी हो सकता है। तो HSV के केस में भी हम कह सकते हैं कि ये कैंसर कॉजिंग है, कार्सिनोजेनिक। HSV प्राइमरी इन्फेक्शन की स्टेज आएगी इसमें। उसके बाद ये जब ये सेंसरी नर्व्स में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एंटर कर जाएगा तो नर्व्स गैंग्लियन में एंटर करेगा। गैंग्लियन आपको पता है ना, जो नर्व सेल होती है, उनकी जो सेल बॉडी है, उनके जो गुच्छे होते हैं उनको क्लम्प्स को गैंग्लियन कहा जाता है। फिर उसके बाद वहाँ जाके वो बिल्कुल सो जाएगा, लेटेंट स्टेज, हिडन, जैसे है ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर वायरस भी है, और वो मल्टीप्लाई करता रहेगा थोड़ा थोड़ा, लेटेंट स्टेज में आ जाएगा। ये भी यहाँ पे जैसे सिफिलिस है ना, स्लीपर सेल की तरह काम करता है, ऐसे रहेगा। देन उसके बाद कोई ऐसा एजेंट जो कि वायरस को एक्टिव कर दे, ट्रिगरिंग फैक्टर, जैसे कि ट्रिगरिंग फैक्टर लाइक सन का एक्सपोजर हुआ, सन में ज़्यादा घूम रहे हैं, यूवी रेज होती है ना, तो सन का एक्सपोजर हुआ, या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में कुछ क्रैम्प्स या इस तरह का, या फिर आपका लाइक और भी कई, जैसे बीमार हो गए, फीवर आ गया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, या कोई इन्फेक्शन हो गया। तो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ लिखा ना ट्रिगरिंग फैक्टर, तो ये सभी ट्रिगरिंग फैक्टर का काम कर सकते हैं। किसके लिए? HSV के लिए। और वो दोबारा से जो अब तक सोया हुआ था वो जग जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा। रीएक्टिवेट होकर वो एपिडर्मिस तक पहुंचेगा, और एपिडर्मिस में फिर आपको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस होने लगेंगे। तो आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा सा और। ये तो मैंने आपको क्या बताया है, शॉर्ट में साइकिल बताई है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स जो वायरस है वो किस तरह से अफेक्ट करता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स जो वायरस है ये आपका, इसके बहुत सारे सीरोटाइप्स होते हैं, मतलब आप सीरोटाइप के लिए आप समझें कि बहुत सारे अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं इसके। जैसे कि आप अपने स्केच पेन लाते हैं, अपने हाइलाइटर लाते हैं, तो बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं ना आजकल, तो वैक्सी वाले भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, तो पॉपअप वाले भी आपके पेन आ रहे हैं। तो ये इसके अलग अलग सीरोटाइप्स हैं, HSV1, HSV2। HSV1 में ज़्यादातर कोल्ड सोर्स होते हैं, मतलब ब्लिस्टर्स होते हैं, और ये जो फफोले होते हैं
छाले या फफोले जैसे, फफोले इसलिए कह रही हूँ मैं ब्लिस्टर्स को क्योंकि इनके अंदर पानी भरा रहता है बच्चों, ठीक है, फ्लूइड रहता है इनके अंदर, पेनफुल होते हैं, फ्लूइड रहता है। और ये खतरनाक पता है क्यों होते हैं? क्योंकि अगर ये ब्रेक होंगे, इनके ऊपर पपड़ी जैसी रहती है, ठीक है, जैसे छाले हो जाते हैं ना आपके, फफोले हो जाते हैं बर्न होने पे, तो बर्न होते हैं तो फफोले हो जाते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर पानी जैसा भरा रहता है ना, ज़्यादा तेज बर्न हो जाते हैं, पानी फूटता है तो पानी निकलता है, तो ऊपर की स्किन, तो जब वो ब्रेक होंगे ये कोल्ड सोर्स, तो उसमें से फ्लूइड ऊज आउट होगा, निकलेगा, और वो जहाँ जहाँ पड़ेगा उसमें वायरस होंगे, जहाँ जहाँ पड़ेगा वहीं वहीं पे वो नए नए ब्लिस्टर्स बना देगा, कोल्ड सोर्स बना देगा। तो HSV1 कोल्ड सोर्स के थ्रू, और जो HSV2 है ह्यूमन, जो आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है टाइप 2, वो जेनाइटल इन्फेक्शंस, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है और ये जेनाइटल इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है और जेनाइटल इन्फेक्शन कॉज करेगा। यहाँ पे ये जो ब्लिस्टर्स हैं कोल्ड सोर्स, इसकी शॉर्ट इन्फेक्शस साइकिल होती है। अच्छा, ये आपका किस तरह से फैलेंगे? अब आप कहेंगे कि ये जो कोल्ड सोर्स हैं ये माउथ और लिप्स के आसपास भी देखे जा सकते हैं, तो आप कहेंगे मैम माउथ और लिप्स, तो ये तो है तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बीमारी। तो अगर लाइक ये जैसे कि एनल सेक्स, ओरल सेक्स, इस तरह से अगर ओरल सेक्स के थ्रू ये माउथ और लिप्स पे भी चारों तरफ वहाँ पे कोल्ड सोर्स पैदा कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में इनके फिर से क्या होता है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में इसके सिम्टम्स नहीं आएंगे। जेनाइटल जो इन्फेक्शन होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जैसे फैल रहा है, तो यहाँ पे भी छोटे छोटे से रैशेज और ये ब्लिस्टर्स वगैरह हो सकते हैं। ज़्यादातर माइल्ड सिम्टम्स दिखाता है या फिर कईयों में दिखाता ही नहीं है, और कईयों में दिखाएगा तो इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड की मैं डेफिनेशन पहले ही बता चुकी हूँ आपको पार्ट 1 में, कि जब अटैक करता है उसके बाद से जब तक लक्षण नज़र आते हैं। तो ये वायरस है, ये थोड़ा एग्रेसिव होता है वायरस, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। वायरस का ना बच्चों ज़्यादातर इंक्यूबेशन पीरियड ना जाते ही वो तुरंत से लक्षण दिखाना चाहिए, वो चुप नहीं रह सकता, ठीक है, तो तुरंत से उत्पात मचाना चालू कर देता है बॉडी में। स्टार्टिंग में ऐसे होंगे जैसे फ्लू लाइक, मतलब जैसे गला खराब होना, बॉडी एक, फीवर, इस तरह के सिम्टम्स होंगे इसके, ठीक है, बॉडी एक, सोर थ्रोट, फीवर, और जहाँ जहाँ पे जैसे जेनाइटल के आसपास की लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल हो जाएंगी, वहाँ पे तो इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, वहाँ की लिम्फेटिक नोड्स हैं वो स्वेल हो जाएंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो मैंने आपको बताया ना अभी साइकिल में, वहाँ जाके तो बिल्कुल स्लीपर सेल के जैसे होता है गैंग्लिया में, तो CNS को अफेक्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एंटीवायरल ले सकते हैं, एसाइक्लोविर इसमें काम करेगी। तो इस तरह से हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन आपका स्प्रेड होगा और मदर से बेबी में भी जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की। तो जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है HPV, ये जो HPV है मैं पूरा यहाँ पर लिख देती हूँ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, ये जेनाइटल वार्ट कॉज करता है। HPV क्या करेगा? जेनाइटल एरिया के आसपास जेनाइटल वार्ट्स कॉज करेगा। मतलब जेनाइटल वार्ट मतलब ऐसे बड़े बड़े दाने से उभर आते हैं ना, ग्रुप ऑफ बम्प्स आप कह सकते हैं, ये बम्प्स कॉज करेगा, बड़े बड़े दाने से गुच्छे गुच्छे टाइप के से हो जाएंगे। ये ज़्यादातर मेल में प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बार बार मैं बोल चुकी हूँ कि फीमेल बहुत ही फैटल है इस मामले में, वो
कई डिजीजेस के लिए एसिम्टोमेटिक होती हैं, बहुत लंबे टाइम तक उन्हें पता नहीं चल पाता क्योंकि उनके ज़्यादातर उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो इंटरनल साइड पे होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं बॉडी के। जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन जेनाइटल के थ्रू फैल सकता है, एनल के थ्रू फैल सकता है इंटरकोर्स करने से, एनस, माउथ में, ओरल अगर, और थ्रोट तक में भी ये जा सकता है। यहाँ पे ये जेनाइटल वार्ड्स इसके देखने को मिल सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड फिर से लिख देते हैं कि भाई कब तो ये इसका वायरस अंदर गया है, तो वीक से मंथ में इसके लक्षण आने लग जाते हैं। ऐसा कुछ फिक्सली हम नहीं कह सकते स्पेसिफिकली कि हाँ, लेकिन ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। अभी तक मैं बार बार आपको सारे के सारे एसटीडीज के लिए कह रही थी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल, ये जो होता है ना ये रेयरली वर्टिकली ट्रांसमिटेड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन रेयरली होगा। मतलब मम्मी से बच्चे में चांसेस बहुत कम रहेंगे, तो ये रेयरली वर्टिकली ट्रांसमिट तो हुआ ना। ये एक बहुत ही डिफरेंट पॉइंट सबसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्यों खतरनाक है। देखो वायरस सभी सारे खतरनाक है, अभी मैंने आपको एचएसवी में भी यही बात बोली थी, क्योंकि ये इन्फेक्शन ही नहीं करते, ये इन्फेक्शन के साथ साथ आपकी कैंसर कॉजिंग जो जीन्स है ना उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये कैंसर में लिख देती हूँ, में कॉज कैंसर, जरूरी नहीं है कि सब में एक्टिवेट हो जाए। तो इसलिए ये बड़े खतरनाक होते हैं वायरस के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं बॉडी में। देन ट्रीटमेंट तो एंटीवायरल ही, एसाइक्लोविर, या फिर वार्ट अगर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे गुच्छे जैसे बहुत ज़्यादा से हो गए हैं तो उनको तो फिर सर्जरी के थ्रू ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, मस्से जैसे, दाने जैसे, तो सर्जरी ही एक ऑप्शन है। या फिर शुरू में अगर स्टार्टिंग में तो टॉपिकल कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगा के उनको दबाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे एड्स की। इसको मैं बच्चों बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि जो एड्स है ये 12th क्लास में आपके डिजीजेज वाले चैप्टर में ना मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊँगी। तो अभी तो आप ये जान लीजिए यहाँ तो कि एड्स जो है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, HIV, उसके थ्रू फैल रहा है एड्स। इसका वायरस HIV है। HIV एक रीट्रो वायरस है, ये RNA रखता है, ये सब उसमें बताऊंगी मैं आपको। और ये इन्फेक्शन कैसे होता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, साथ में फ्लूइड कांटेक्ट से भी होता है, जैसे कि बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट, किसी की नीडल यूज़ की हुई नीडल और उसको HIV हो और वो नीडल यूज़ करके इंजेक्शन चेंज ना करें, सिरिंज वगैरह, तो या ब्लड डोनेट किया और उसके ब्लड में है तो फ्लूइड कांटेक्ट के थ्रू भी ये हो सकता है। ये कोई ऐसी इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है कि उसके थ्रू लग जाएगी, बट हाँ ये जो HSV है ना, हर्पीस सिम्प्लेक्स में जो कोल्ड सोर्स होते हैं, क्योंकि इनमें से फ्लूइड निकलता है, तो ये ज़रूर इन्फेक्शियस है। अगर पेशेंट के इस तरह के फफोले हो रहे हैं जिनमें फ्लूइड निकल रहा है और छोटे बच्चे हैं वो उनको टच कर लेते तो उनके हाथ पे लग गया, तो वहाँ उनको भी वायरस जा सकता है क्योंकि इनके फ्लूइड में वायरस है। नेक्स्ट मैं जो बताने वाली हूँ आपको, अब बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम एक प्रोटोजोआ की भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को एक बार देख लेते हैं। तो अब हम आपको प्रोटोजोअन ट्रांसमिटेड बताएंगे, और ये है आपकी बीमारी का नाम है ट्राइकोमोनियसिस। क्या नाम है? ट्राइकोमोनियसिस। ये ट्राइकोमोनियसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक प्रोटोजोआ है और ये है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। नाम से ही पता चल रहा होगा, वेजिना में
इसके बारे में पता है मज़ेदार बात क्या है? इसके बारे में मज़ेदार बात है कि ये जो बच्चे ट्राइकोमोनास होता है ना, ये फीमेल की वेजिना का ना नेचुरल माइक्रोफ्लोरा है। मतलब फीमेल की वेजिना में ये मिलेगा, नेचुरली मिलेगा, उसका नेचुरल हैबिटेंट है ये। लेकिन अब फीमेल की वेजिना तो बहुत एसिडिक होती है ना, अगर सपोज वो उतनी एसिडिक मेंटेन ना कर पाए, पीएच हाईली एसिडिक होती है, अगर वो पीएच उसका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, थोड़ा एल्केलाइन साइड पे हो जाए, तो ये वेजिनेलिस क्या होता है कि ये ग्रो करने लग जाते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में तो इनकी ग्रोथ है, पॉपुलेशन है, वो कंट्रोल रहती है। अब भाई थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट कम हुआ तो पीएच थोड़ा सा अगर जरा सा बढ़ा तो ये ट्राइकोमोनास उत्पात मचाना चालू कर देता है। तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस अपनी संख्या बढ़ाना चालू कर देता है फीमेल वेजिना में, क्योंकि और नॉर्मली उसी का ही हैबिटेंट है ना, वहीं रह रहा है, नेचुरल हैबिटेंट है। और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक नॉर्मल एवरेज से ज़्यादा हो जाती है इनकी संख्या, तो फिर ये बीमारी करते हैं। दैट मीन्स कि ये बीमारी आपका ये बीमारी भी ऐसी है जो फीमेल ही इसका सबसे बड़ा करियर स्प्रेड करने वाला रीज़न होंगी। ये जो ट्राइकोमोनास है, ये मैंने यहाँ पे आपको इस प्रोटोजोआ की स्ट्रक्चर बताई है। ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है जिसमें 4 आगे की तरफ और एक पीछे वाला फ्लैजिला रहता है, ये पीछे वाला है। इसमें एक अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, ऐसे पंखे के जैसे हवा से ऐसे एक मेम्ब्रेन जैसी होती है, अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, हिलती डुलती इस तरह की मेम्ब्रेन होती है। और ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस है। तो एक ट्राइकोमोनियासिस करता है। सिंपली वही इचिंग, रैशेज। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एसटीडी का एक कॉमन आ जाए आपका कि कॉमनली एसटीडीज में क्या लक्षण नजर आते हैं, तो देखो अनयूजुअल डिस्चार्ज होना वेजिना से, पेनिस से, एनिस से, बहुत ही कॉमन सी बात है, डिस्चार्ज होगा। देन अनयूजुअल डिस्चार्ज के बाद आप क्या कर सकते हैं, पेनफुल यूरिनेशन, टॉयलेट जाते वक्त पेन हो, लंप, गुच्छे जैसे वाट बन जाएं, गमोरियाँ हो जाएं, रैशेज हो जाएं, बम्स हो जाएं, ये सब हो जाएं, फफोले पड़ जाएं, छाले पड़ जाएं, वाट, बड़े बड़े मस्से दाने जैसे हो जाएं, तो ये अनयूजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग भी ज़्यादा अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें हो सकती है। इचिंग तो मामूली सी बात है ना, खुजली होना, ब्लिस्टर्स, सोर्स, वार्ड्स इन माउथ, थ्रोट, रेयर केसेस में ये भी हो सकते हैं। और एक मैंने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बार बार आपको बताती आ रही हूँ, वो तो मैंने यहाँ मिस ही कर दिया, तो चलो उसको भी लिख लेते हैं। 8 नंबर का है हमारा इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होना, है ना। आपको बताया था ना मैंने, स्वेलिंग के लिए इटिस वर्ड लगा दिया जाता है लास्ट में, तो स्वेलिंग है। तो ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं। 15 से 35 साल की उम्र के लोग सबसे ज़्यादा हाईली प्रोन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो डिजीज़ेज़ हैं वो मैंने पूरी आपको कवर करवा दी हैं, जिसमें सारी बैक्टीरियल, वायरल और जितनी भी आपकी प्रोटोजोअन, ये सब डिजीज़ेज़ हैं जो हमारी वो कवर हो गई हैं। किस तरह से लक्षण होंगे, क्या होगा, ये सब। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, मेरा एंड्रॉयड फ़ोन में अपना बायोलॉजी सेल का ऐप आप डाउनलोड करें और मेरे नीट के और सीबीएसई के 2025 के जो नोट्स हैं आप लेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।